आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। हर घर में एक किचन होता है और उस किचन में एक छुरी होती है। आप छुरी से सब्ज़ी भी काट सकते हैं और गुस्सा आ जाए तो छुरी से आप पेट भी फाड़ सकते हैं। यानी कोई चीज़ अपने जौहर में अच्छी या बुरी नहीं होती, इस्तेमाल उसका अच्छा या बुरा हो सकता है। एटम आप गिरा सकते हैं तो हिरोशिमा नागासाकी बन सकता है, और अगर आप उससे अच्छाई का काम लेने आ जाएं तो कैंसर के मरीज़ शफा याब हो सकते हैं हज़ारों की तादाद में, और ये काम बहुत अरसे से हो रहा है। इस काम में हमारा जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो भी किसी तरह पीछे नहीं है। पिंस्टेक में ऐसी अद्वियात तैयार होती हैं जिनमें रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर मरीज़ों की जो भी खिदमत होती है की जाती है। एक इंजेक्शन बतौर ख़ास जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, वो एक ख़ास तरह का रेडियो आइसोटोप है, मोलिब्डेनम 99। ये जो एलिमेंट है जिस इंजेक्शन में डाला जाता है वो इंजेक्शन डिटेक्ट करता है दिमाग, दिल, टिश्यूज़, थायरॉइड्स, फेफड़े, जिगर, मसाने और गुर्दे में कि कहीं कैंसर वैंसर तो नहीं है। तो जाहिर है कि बहुत ही कारामद चीज़ है ये। जाहिर है कि मोलिब्डेनम 99 की बहुत ही खफीफ मिक़दार इसमें डाली जाती होगी जिसकी वजह से डिटेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये मिक़दार बढ़ जाए तो उल्टा नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उल्टा यही इंजेक्शन कैंसर का सबब बन जाए। हमारा आज का मौजू यही है। एक साहब है मोहम्मद रियाज पाशा साहब, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी से कमीशन से मुंसलिक। वो पिंस्टेक में जो ये प्रोडक्शन होती थी आइसोटोप इंजेक्शंस की, उसके मयार के इंचार्ज थे, उसकी प्रोडक्शन के इंचार्ज थे। उन्होंने कोई मसला महसूस किया तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जस्टिस साकिब निसार की अदालत में 3 रुकनी बेंच के सामने। उन्होंने एक पिटीशन दायर की कि ये जो इंजेक्शन तैयार हो रहे हैं ये आलूदा हैं, और इस ज़ाहिर है कि उन्होंने सबूत पेश किए होंगे, रिकॉर्ड पेश किया होगा। अदालत ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को नोटिस भेज दिए हैं कि आप जवाब दें। पिटीशन में ये कहा गया है कि अब तक करीबन 50,000 जो इंजेक्शन है आलूदा इंजेक्शन वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जा चुके हैं और मरीज़ों पे इस्तेमाल हो चुके हैं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या हो रहा है या क्या हुआ होगा, और ये एक तवील अरसे से जारी है। खुशकिस्मती से मोहम्मद रियाज पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिफिक मुशीर हैं। वेलकम टू द शो पाशा साहब। थैंक यू जी। पाशा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने पिटीशन दायर की है और इसमें जो तफसीलात दी हैं, ज़ाहिर है कि इंतहाई दुख वाली सूरत हाल है। ये आप चूँकि क्वालिटी कंट्रोल देखते थे और प्रोडक्शन देखते थे, तो ये कब आपके इल्म में आया कि ये जो मोलिब्डेनम 99 के इंजेक्शन हैं ये आलूदा प्रोडक्शन हो रही है? जी, मैंने जून 2012 से जून 2013 तक, और एक थोड़ी सी आप इसमें ना कलेक्शन कर लें, बॉडी में मोलिब्डेनम का डॉटर होता है। ये मोलिब्डेनम रॉ मटेरियल है इंजेक्शन का, लेकिन बॉडी के अंदर जो जाता है इसका डॉटर होता है, दैट इज कॉल्ड टेक्नीशियम। उसे टीसी कहते हैं, टीसी कह दीजिए आप सिंपली उसे टीसी कह दीजिए, टी फॉर ट्रक, टी फॉर कैट, टीसी कह दीजिए। अच्छा, बॉडी में टीसी जाना चाहिए, मोलिब्डेनम नहीं जाना चाहिए, ठीक है सर। अगर ये पिटीशन आपके सामने है तो उसमें एविडेंस लगी हुई है पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन की, कि जिसमें एक थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है, मूडी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ग्रुप ने किया है। उन्होंने कहा जी कि आपके इंजेक्शन जो है उसके अंदर जो मोलिब्डेनम का जो लेवल है वो लॉएबल लेवल से बहुत ज्यादा है जी। ओके जी, तो लॉएबल लेवल इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि यूरोपियन फार्माकोपिया को हम स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हैं तो 0.1% से ज्यादा बॉडी में नहीं जाना चाहिए, जबकि अमेरिकन का जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है 0.015%। बिल्कुल। और पाकिस्तान बॉडी में पाकिस्तान वाले यूरोपियन को फॉलो कर रहे हैं जो 0.1% है। ओके। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उस वक्त
इस वक्त जो पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है ना, उस वक्त देखा जाता है कि उस वक्त ये कितने % है जी जी। और ये इंजेक्शन एक हफ्ते पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है, एक वीक इस्तेमाल होता रहता है। ये एक वीक के लिए ये तो इसमें आलूदगी क्या थी? मतलब जो हम समझना चाह रहे हैं पाशा साहब, वो ये परसेंटेज है ये जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कितने %? इसमें जी ये वाला जो एविडेंस लगी हुई है जो इसमें पिटीशन के अंदर, ये 10% तक जी पेशेंट्स में जो इस्तेमाल हुई है जी। और इससे फिर क्या 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 असर पड़ेगा पेशेंट पर, ये हम समझना चाह रहे हैं। अगर 10% है, आप कह रहे हैं 0.1 होनी चाहिए, तो असर क्या पड़ेगा? वैसे तो 0.015% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 0.1 कहती हैं, चलो वो भी ठीक है, यूरोपियन कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो पेशेंट्स को इंजेक्ट हुआ है वो 10% से ज्यादा, 10% तक हुआ, वैसे भी ज्यादा हुआ है। बात ये कि जब जो बॉडी में इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियर वर्ल्ड दुनिया कहती है कि जो बॉडी में नहीं जाना चाहिए, इससे सारा ब्लड सिस्टम रेडिएट हो जाता है, इससे इम्यून सिस्टम जो मुदाफती निज़ाम है बॉडी का सारा खत्म हो जाता है और बॉडी में कैंसर की डेथ हो जाती है। तो पाशा साहब, आप खुद वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के इंचार्ज थे, तो आपने क्या किया? सॉरी मेरी सेकंड पोजीशन थी जी। ओके जी, बताइए फिर क्या हुआ? इसका क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रैक्टिकल वर्क मेरे पास है। ओके, तो फिर क्या किया आपने जब आपको ये पता लगा? जी मैंने पहले दिन ही, जब मैं वहाँ पे गया तो पहले दिन ही मैंने ये दरख्वास्त की कि आप इसको बंद कर दें। ये नोबडी इज ऑथोराइज, कोई भी अथॉरिटी ऐसी दुनिया में नहीं है जो ये पेशेंट को इंजेक्ट कर सके, इसको बंद कर दें। तो फिर क्या हुआ? फिर नहीं बंद हुआ जी, चलता रहा जी उसको। उसमें फिर जो होता क्या था कि जो एक्चुअल नेशनल रिपोर्ट होती थी उसकी बेस पे रिपोर्ट हॉस्पिटल में नहीं जाती थी, वहाँ पे टेम्पर्ड रिपोर्ट खुद कंप्यूटर से निकाल लेते थे कि जो परमिसिबल लिमिट में है, ये 0.1% से नीचे है। तो ये कौन करता था? ये देखिए, मैं एक्चुअली अगर तो आप टेक्निकल क्वेश्चंस पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो ठीक है पाशा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, अच्छा कि एक तो कि आपने कहा कि ब्लड इरेडिएट हो सकता है, इम्यून सिस्टम मुतासिर हो सकता है, तो मतलब कि ल्यूकीमिया कैंसर के चांसेस हैं। जैसे अभी डॉन की जो स्टोरी है उसकी हेडलाइन भी यही है कि कैंसर डिटेक्शन एजेंट से ही शायद कैंसर फैल रहा हो। तो मैं आपसे 2 सवाल हैं कि ये सिलसिला कब से चल रहा है और आपके अंदाजे में कितने पेशेंट्स को ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर हुआ है? ये वो वाला इंजेक्शन जो कंटामिनेटेड है, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान एटॉमिक मिशन ने खुद बनाया है, वो है जो कंटामिनेटेड है। जो ये इंपोर्ट करते थे वो कंटामिनेटेड नहीं था। इन्होंने मिड 2011 से खुद बनाना शुरू किया रॉ मटेरियल, दैट इज मोलिब्डेनम 99। वो जिन्होंने अपने पास से न्यूक्लियर रिएक्टर में हाई एनरिच्ड यूरेनियम से इन्होंने बनाना शुरू किया, दैट इज कंटामिनेटेड। वो ठीक नहीं है। जो इंपोर्ट करते थे वो ठीक था। ये मिड 2011 से इन्होंने शुरू किया, आज तक ये तो 4 साल से चल रहा है। कोई आपको अंदाजा है कि कितने आलूदा इंजेक्शंस जो हैं? ये मोर देन 1 लाख पेशेंट्स को जो इंजेक्ट हुए। कितने? दोबारा बोले। मोर देन 1 लाख। 1 लाख पेशेंट्स। और इसकी प्रोडक्शन अब भी जारी है या सस्पेंड हो गई है? अभी जारी है जी, यही दरख्वास्त है। बल्कि आप भी दरख्वास्त करें, मैंने तो की है, आप लोग भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करें, इसकी प्रोडक्शन अभी बंद करें और जिन पेशेंट्स को लगा उन्हें कंपनसेट करें। इसमें बाकी फॉर्मेलिटीज होती रहेंगी, जो लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी चीजें हैं। तो मुझे थोड़ा सा पाशा साहब ये बताइए कि ये इंजेक्शंस कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस शहर में, किस अस्पताल में? अच्छा जी, मैं बस थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। ये जो कंटामिनेशन इंजेक्शन में गई है, तो मोलिब्डेनम की गई है, एक स्ट्रोंशियम 90 की गई है और ओज़ोदीनिया 103 की गई, जो हमने क्वेश्चन रेज किया सुप्रीम कोर्ट में। ये 3 मेन कंटामिनेशन हैं और जो बॉडी के लिए जब ये अलाउएबल लेवल से जाती है तो फिर उस बॉडी में कैंसर होना होता है, हर हाल में होना होता है। जब अलाउएबल लेवल से अब ज्यादा उसमें लेके जाते हैं। और अब आप जी कितने लोगों को, एक तो आपने कहा 1 लाख से जायद, कितने शहरों में, कितने हॉस्पिटल्स तक ये कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस पहुंचे हैं? इसमें जी जो पीएसी के अपने हॉस्पिटल्स हैं 14 to 18 जो अपने है, वहाँ पे तो 100% यही है। इसके अलावा प्लस अभी खुद पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन ये क्लेम करती है कि 80% जो पाकिस्तान का पेशेंट है कैंसर का, हम उसे ट्रीट करते हैं। वो तो डेफिनेट है, उनको यही गया।
इसके बाद और बहुत सारे हॉस्पिटल है, क्योंकि ये कैंसर के अलावा और मरीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे स्ट्रेस हार्ट होता है, जिन लोगों के हार्ट में देखना होता है डॉक्टर ने, मसल में ब्लड फ्लो देखना होता है, और बोन स्कैन और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। पाशा साहब, किस चीज़ ने आपको सुप्रीम कोर्ट जाने पे मजबूर किया? विद इन क्या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई? आपने अपने सुपरवाइजर को नहीं बताया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को नहीं बताया, मेंबर्स को नहीं बताया? क्या हुआ, क्या थोड़ा सा बस बता दीजिए। ये सर एक्चुअली दिस इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी कमीशन, मेंबर साइंस पीएसी, डीजी टेक्निकल पीएसी, डीजी पिंस्टिक, इनके साथ की मैंने बहुत मेरी मीटिंग्स, और के साथ इधर कन्विंस्ड इनको वो एक्चुअल सैंपल्स भी इनके सामने रखे जो कंटामिनेटेड सैंपल्स थे। जब ये एक्चुअल तो ये चेयरमैन पीएसी और मेंबर साइंस का, इससे आगे बात जानी नहीं चाहिए ये। जब वो नहीं उन्होंने किया, इसके बाद चेयरमैन पीएसी आगे के पास में गया जी, उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इनको सर्टिफाई किया हुआ है, उन्होंने नहीं किया। फिर ये आपके ड्रग अथॉरिटी वाले हैं पाकिस्तान की, जिनकी जिम्मेदारी है कि पेशेंट किसी को भी कोई गलत मेडिसिन नहीं लगनी चाहिए, उनसे मीटिंग्स की। ऑल पीपल आर कन्विंस्ड, लेकिन कोई जरूरत नहीं करता है कि जाके आगे पाशा साहब, एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये होना है 0.15% और हो रहा है 10%, तो अब ये बहुत ये एक मॉलिब्डेनम की एक स्पेसिफिक है, जो मैंने एग्जांपल दी हुई है ना, मैंने 3 किस्म की कही है, जो मैंने एविडेंस लगाई हुई है। इस एविडेंस में ये 10% तक गया हुआ है, जबकि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ये तकरीबन ये 500 से 600 पेशेंट्स को ये वाला लगा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट जो है, कागज जो लगा हुआ है, एक पेपर जो है। तो कोई इसमें होता क्या है जब ये इंजेक्शन लगता है? हाउ मेनी पीपल हैव डाइड? कोई रिपोर्ट्स आई हैं? सर इसका प्रोसीजर ये है कि जिन पेशेंट्स को ये अच्छा, मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा। जो मॉलिब्डेनम की कंटामिनेशन है, मॉलिब्डेनम की कंटामिनेशन है, इसमें मैन्युफैक्चरर और हॉस्पिटल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, और क्योंकि दोनों इसको देख सकते हैं कि इसमें लेवल क्या कंटामिनेशन का, और जिम्मेदारी मेन बाइंडिंग जो है, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की है, उसको अपनी प्रोडक्ट अलाउएबल लेवल से रिलीज ही नहीं करनी चाहिए। और जो बाकी 2 कंटामिनेशन है, स्ट्रॉन्शियम 90 है, रुदीनियम 103 है, ये 100% मैन्युफैक्चरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उसके ये मैटर उसका ये हॉस्पिटल्स वाले इसको नहीं देख सकते, डॉक्टर्स इसको नहीं देख सकते, फार्मासिस्ट इसको नहीं देख सकते, उनके पास टूल्स ही नहीं है, काम नहीं है। ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बाइंडिंग है, ये मैन्युफैक्चरर का है सारा। जो स्ट्रॉन्शियम 90 है, स्ट्रॉन्शियम 90 इज सो डेंजरस, जो न्यूक्लियर वर्ल्ड के लोग इसको जानते हैं, वो ये बॉडी के पास से नहीं गुजरना चाहिए। ये अगर पेशेंट मर भी गया है तो वो 29 साल इसकी एक्टिव हाफ लाइफ है। उसने उसका जो बोन मैरो है पेशेंट का, उसको जला देता है, और कैल्शियम की जगह पे जाके बैठता है, और इसकी 29.8 ईयर्स एक्टिव हाफ लाइफ है। अगर पेशेंट मर भी गया तो इसने फिर भी उसकी हड्डियों को जलाते रहना है इसने। अब पाशा साहब, एक आखिरी सवाल है मुख्तसर सा, क्यों क्या ओवर इरेडिएशन करने, मतलब क्या ये नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, या किसी तरह इस तरह पैसे बच रहे हैं, कॉस्ट कटिंग है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक अलाउएबल लेवल है, उससे इतना आप आगे बढ़ गए हैं, तो इसके पीछे क्या है? आपके आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत हो चुका है। मैं पहले एक और थोड़ी सी बात आपको इन्फॉर्मेशन, जब आप प्रोग्राम आपने कर ही लिया, पूछ ही लिया, तो बात करिए। ये एक रुदीनियम की पोटेशियम 90 का मैंने आपको बता दिया है कि वो वेरी वेरी डेंजरस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेंजरस, के उस पर बहुत बात कर सकते हैं आपके, वो क्या क्या नुकसान उसके होते हैं। इसके बाद ये रुदीनियम 103 होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करते हैं, जनरेशन तबाह कर देते हैं। इसकी कंटामिनेशन जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंस पेश किया है, इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक वो 2.16 बैक्टीरियल पर सैंपल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हमने चेक किया वो 9,800 से ज्यादा थी, और वो जो 9,800 से ज्यादा थी, ये 30 यूनिट्स में है जो देखा हमने। जो पेशेंट्स को इंजेक्ट हुआ है वो अप टू 30,000 यूनिट्स इंजेक्ट हुए हैं। प्लीज अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर दूं इस बात को। नहीं, हमने सुन लिया जी। कहें, अगर आप कहें, जिस हम आपका जब आप मेरा या मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, शायद किसी को समझ आ जाए। बात यह है कि हमने जो सैंपल में देखा वो 9,000 से भी अबव कंटामिनेशन लेवल है।
और वो कहते हैं, ये खुद लिखा हुआ इन्होंने अपने साइन किए कि 2.16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमने जो देखा है, हमने 30 यूनिट्स में देखा है। जो पेशेंट्स को ये जो डिफरेंस है 2.16 और 9000 का 30 यूनिट्स में है। इसका मतलब क्या हुआ आसान जबान में कि अगर ये इंजेक्शन मुझे लग जाए, मेरी बात सुने, जो पेशेंट को इंजेक्ट हुआ है वो 30,000 यूनिट हुए हैं इंजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 30,000 यूनिट मुझे इंजेक्ट हो जाए तो मेरी बॉडी के साथ क्या होगा? ये होगा जी कि उसमें जो साइंस की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। साइंस जो कहती है वैसे ही होता है, उस बॉडी में कैंसर होना है। सही सर, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाशा साहब, आपसे एक सवाल है कि अगर मैं एक पेशेंट हूं या मेरा ख्याल है कि मुझे कैंसर है, मेरे डॉक्टर का ख्याल है कि शायद मुझे कैंसर हो सकता है, और मैं जाऊं डायग्नोसिस कराने के लिए और मेरे डॉक्टर मुझे कहें कि जी ये एक टीका है जो एक डायग्नोस्टिक टूल है, आपको इंजेक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, और मैंने आपकी बातें सुनी हैं और मैंने ये शो देखा है और जाहिर है कि मैं बहुत परेशान हूं, तो मैं अपने डॉक्टर से क्या कहूं? ना लगाए टीका? आप डॉक्टर से कहेंगे जी, आप डॉक्टर से कहेंगे जी, जो पाकिस्तान ऑप्थेल्मोलॉजी कमीशन का लोकली जो रॉ मटेरियल खुद उनका बनाया हुआ है, मौली वाला, वो हम नहीं, वो मुझे नहीं लगना चाहिए। और जो इम्पोर्टेड जैसे शौकत खान में आगा खान वाले वो इस्तेमाल करेंगे। पाशा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पे क्या कोई प्रेशर है और क्या आप अभी तक क्वालिटी कंट्रोल से और प्रोडक्शन से मुंसलिक हैं या किसी और जिम्मेदारी में हैं? हाँ जी, मैंने बताया जी कि मैं जून 2012 से जून 2013 तक मैं रहा हूँ वहाँ पे। अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए एडवाइजर टू मेंबर साइंस, पीएससी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद जी। ओके, तो जिस मेंबर साहब के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है उन्हीं के मैं एडवाइजर हूँ जी। और प्रेशर का आप देख लें कि कितने कवर अप्स हैं इनके ऊपर। और लेकिन मेरा एक मकसद है कि एज अर्ली एज पॉसिबल मेरी एविडेंस रिकॉर्ड हो जानी चाहिए और इसकी जो प्रोडक्शन है लोकल ये बंद हो जानी चाहिए और पेशेंट को कंपनसेट किया जाए उनसे। देखिए एक मेरी बात प्लीज आप इसको जोर पे दे दीजिए। अमेरिकन रेगुलेशंस के मुताबिक जब आप अलाउएबल लेवल से ऊपर जाते हैं आप पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, आप उसका इमेज नहीं ले सकते। इमेज इस्तेमाल होता है, अमेरिकन से लिखा है कि जब आप अलाउएबल लेवल से ऊपर जाते हैं आप डॉक्टर उसका इमेज नहीं ले सकता। और प्लस वो ये करता है कि पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स हैं, कैंसर होता है, पेशेंट को सर चीट किया गया है, पेशेंट को चीट किया गया है, उसको बुलाए ना वापस पेशेंट को, देखें उसके पोजीशन में है। बिल्कुल सर। दूसरा ये मुझे बता दीजिए, आपने चेयरमैन साहब से भी बात की होगी तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? जी अभी हमारे जो चेयरमैन है ये अप्रैल से आए हुए हैं, इनसे मेरी एक मीटिंग हुई है। इन्होंने कहा जी मैं आपसे पॉजिटिव इंटरेक्शन करूंगा। उसके बाद मैं 8 दफा इनके पास गया हूँ, इन्होंने मुझे मिलना पसंद नहीं किया, मुलाकात का टाइम नहीं दिया इन्होंने। लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको सारी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट दी, एविडेंसेस दी। उन्होंने आगे जिन बंदों को रेफर किया सबको समझाया। ऑल पीपल्स आर कन्विंस्ड जो कि ये बात सही है। देखें सर, सुप्रीम कोर्ट में बंदा झूठ नहीं बोल सकता। सही बात। सुप्रीम कोर्ट में बंदा ऐसे नहीं जा सकता, एविडेंस के बगैर नहीं जा सकता। ये केस अगर इसमें एविडेंस ना होती तो ये अभी ये बिल्कुल सर मुझे एक बात और बता दें, जहां ये इंजेक्शंस बन रहे हैं वहां पर भी एक्सपोजर हो रहा है रेडियो एक्टिविटी का? सर ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, इन पे मैं अभी इतना नहीं बात करना चाहता है। मेरा जो मेन मकसद है बस इंजेक्शन तक, उसके रॉ मटेरियल तक, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल है मेरे उस तक, जो साइंटिफिक जो उसके ऊपर टेक्निकल क्वेश्चंस है, मैं एजुकेशन के लिए एज ए साइंटिस्ट आपने बताना वो जुर्म नहीं समझता। जब साइंस की बात, पढ़े लिखे की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। मोहम्मद रियाज पाशा साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू टॉकिंग टू अस, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज अपडेट्स के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। आपने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक एडवाइज़र मोहम्मद रियाज पाशा की तफसीली गुफ्तगू सुनी एक मखसूस इंजेक्शन के बारे में। मुझे इस पूरे इंटरव्यू में जो लग रहा है वो ये है कि
कवर अप और बेहिसी, उसके अलावा तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया उस इंटरव्यू में। कल्चर ऑफ कवर अप है, कल्चर ऑफ कवर अप है, और ये पूरे मुल्क में आपको तकरीबन हर इदारे, हर इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। यार मुझे काम करने दो, जैसे भी हो रहा है, मुझे अपना काम निकालने दो, मैं तुम्हें कवर करता हूँ, तुम मुझे कवर करो, मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, तुम मुझे एक्सपोज करोगे। ये कल्चर मेरे वाकई अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब एक चीज़ हो गई, सामने आ गई, तो फिर वो रुक क्यों नहीं रही? उसमें क्या किसी का इंटरेस्ट हो सकता है? सर देखिए वही यही सवाल कोर्ट ने नोटिस लिया है ना, आज कोर्ट ने नोटिस लिया, लेकिन देखें ये तो कब से बता रहे हैं ना, तो ये मैं पाशा साहब से यही मैं पूछना चाह रहा था कि यार इसमें कोई पैसे बचते हैं किसी के? हाँ, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो प्योर इनकॉम्पिटेंस मैं नहीं कहूंगा, मैं नेग्लिजेंस नहीं कहूंगा, ये क्रिमिनल एक्ट है। ये मर्डर के लेवल पे हर इदारे में, हर हसास इदारे में इंटरनल मैकेनिज्म होता है चेक्स का। तो यहाँ भी ज़ाहिर होता तो होगा अगर कागज़ पे है, और एक आदमी बकौल इनके मुसलसल चीख रहा है, आज से नहीं, एक हफ्ते से नहीं, कई सालों से। बिल्कुल सप्लाई लाइन टूट नहीं रही है, वो चल रही है। बड़ा फिल्मी किस्म का ये सिलसिला मुझे लग रहा है, हॉरिबल किस्म। सर ये फिल्मी वाला सिलसिला तो है, इस तरह की दुनिया में भी आपको बहुत लेकिन मिसालें मिलेंगी। हाँ, मॉडर्न में शायद आपको कम मिले, लेकिन हिस्ट्री में आपको बहुत मिलेंगी। एक तो मिसाल मेरे ख्याल आप शो से पहले भी समझा रहे थे, यूरेनियम माइनिंग और यूरेनियम स्टोरेज की, वो भी ज़रा सुना। वो मैं जो हूँ अपना एक तजुर्बा बयान कर रहा हूँ। ये बात है कोई 99 या 2000 में। आपको पता है डेरा गाजी खान में कोई सलमान से यूरेनियम निकाला जाता है। वहाँ का एक इलाका है रूंगहण। उस ज़माने में फारूक लगारी साहब जो हैं वो हयात थे, उनसे भी मैंने इस मसले पे बात की। मैं रूंगहण में उस जगह तक पहुँचा जहाँ माइनिंग होती है। वहाँ ज़ाहिर है मज़दूर भी काम करते हैं। मैंने देखा कि लॉन्ग बूट और दस्ताने और हेलमेट ये उनके टोटल हिफाजती गियर थे। और फिर मैंने एक मज़दूर से पूछा, यार तुम्हारा सफाई वगैरह का क्या मसला होता है? कहने लगे बस ये लाइफ बॉय साबुन है और ये नल लगा हुआ है, बस यहाँ बैठ के नहा लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वापसी में मैंने देखा 2 या 3 ट्रक जो कि वो मिट्टी लेके जाते हैं, इसलिए कि डीजी खान के बिल्कुल सबब में येलो केक फैक्ट्री है बिल्कुल नहर के साथ। तो वो जैसे यहाँ नहीं कचरे के जी ओपन ट्रक, उस तरह भी रहा होता है। तो उसमें से जो खाक है वो ज़ाहिर है उड़ रही होती है, बारीक खाक होती है, पथरीली किस्म की। तो वो मैंने देखा कि यार अगर यही इसी खाक को प्रोसेस करके वो केक्स वगैरह बनाते हैं तो ये तो आसपास जो है बिखर रही, अब क्या होता होगा। फिर मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की, वहाँ के लोकल भी, फिर मुल्तान निश्तर में भी, उस पर्टिकुलर इलाके में कैंसर के, लुकीमिया के या उससे रिलेटेड डिफॉर्मिटी के मसाइल जो हैं उनका बाकी जो उस इलाके से दूर हैं उनसे ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ कायदे से एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए था, मुझे नहीं पता इस वक्त है या नहीं है, लेकिन उस वक्त डिस्पेंसरी के नाम पे वो जो थोड़ी बहुत खांसी वासी की दवाएं हैं वो मैंने देखा कि रूंगहण के इलाके में वो मौजूद है। तो ये सूरत हाल है। अल्लाह करे कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ये अब बेहतर हो गया हो। उसके बाद एक डॉन के कॉरस्पॉन्डेंट थे नदीम सईद, जो बाद में BBC के लिए, उन्होंने भी यही रिपोर्ट बनाई थी कि वहाँ जो है कोई हिफाजती सूरत हाल नहीं है। और ये रिपोर्टें शाया हुई हैं, ये शाया हुई हैं। और ये कब की बात है? ये नदीम सईद की जो रिपोर्ट है ये 2003 या 4 की। उसके बाद मैं एक दफ़ा फिर DG खान गया, तो जिस होटल में मैं रुका, हालांकि मैं उस काम के लिए नहीं, मैं किसी और के इंटरव्यू के चक्कर में गया था, लेकिन लोग मेरे पीछे लग गए और वहाँ पुलिस का एक पूरा कंटिंजेंट मेरे साथ वाले कमरे में जाके बैठ गया और उन्होंने कहा हम आपकी हिफाजत के लिए, आप जब चाहेंगे हम आपको DG खान से मुल्तान पहुंचा देंगे। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे जा रहे हैं, तो जाहिर है कि कौमी सलामती का मसला आ गया था। फिर डॉन के जो मौजूदा कॉरस्पॉन्डेंट है शकील मुल्तान में, उन्होंने भी 2006 में एक रिपोर्ट की थी कि किस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मेरा ख्याल है रिपोर्टें ही करते रहेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको एक बहुत खौफनाक, अच्छा ये जो बाय द वे आपने जो बात की ना भी यूरेनियम माइनिंग की, ये बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जो USSR में इस्तेमाल होता था। अच्छा अभी ब्रेक ले लें, उसके बाद चले कर लीजिए जी, ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक टू ज़रा हटके। अच्छा वसत साहब, अभी जो आप बयान कर रहे थे कि जिस तरह यूरेनियम की माइनिंग होती है, ये बिल्कुल वही पिक्चर है जो 1950-54 में सोवियत यूनियन में थी। 7 लाख लोग कुल उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम में एम्प्लॉयड थे, उनमें से 3.5 लाख कैदी थे गुलाग्स के, सियासी मोस्टली सियासी, और उनको भी इसी तरह विदाउट प्रोटेक्शन उनसे काम कराया जाता था। अब आपने जो बात की, ये जो यूरेनियम येलो के का कैंसर वार्ड, जी बेसिकली अब आपने बात की जो ट्रक्स गुजर रहे थे, अब जाहिर है डस्ट निकलती है, वो डस्ट इनहेल होती है, तो ल्यूकीमिया का आपने मेंशन किया। ल्यूकीमिया और चिल्ड्रंस कैंसर का हाल में अगर हम एग्जांपल निकालें इस तरह का, तो एक शहर है इराक में, फलूजा। जी, जब यूएस ने हमला किया था दूसरी दफा, सेकंड गल्फ वॉर, और सद्दाम हुसैन को रिमूव किया था, तो उसके बाद फलूजा में बहुत रेजिस्टेंस आई थी, तो बार बार अमेरिकन फौज ने फलूजा पर हमला किया और डिप्लीटेड यूरेनियम वेपनरी का इस्तेमाल किया। अब ये वो हार्ड मेटल है जो बच जाता है इनरिचमेंट प्रोसेस के बाद। इसकी इस्तेमाल ये है कि ये टैंक के आर्मर को या बंकर्स को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन फायर के बाद डस्ट निकलता है, और वो डस्ट भी रेडियो एक्टिव है। वो डस्ट फलूजा के रिहायशियों ने और फलूजा के बच्चों ने इनहेल किया। हुआ क्या कि ओवर 3 years 500% इंक्रीज इन चाइल्डहुड कैंसर, बर्थ डिफॉर्मिटीज एंड ल्यूकीमिया। आपको पता है, मैं आई विटनेस हूँ 91 का जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था कुवैत का, उसके बाद जनूबी इराक में सैकड़ों के हिसाब से यूरेनियम डिप्लीटेड शेल इस्तेमाल किए गए। बसरा के अस्पतालों में अप्रैल 2003 में मैंने अपनी आंखों से देखा कि वार्ड भरे हुए थे बच्चों से, औरतों से और मर्दों से। बच्चों की बात की आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, हाँ थोड़ी हिस्ट्री है इसमें। जब एटमी एज का शुरुआत थी, हाँ 1950, तो अपने बच्चों की केमिस्ट्री सेट्स देखे होंगे, बी अ केमिस्ट, जादू की सेट्स होते हैं, खिलौने होते हैं। एक यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी लैब किट दस्तयाब होती थी अमेरिका में। नहीं मानते तो आपको इसकी तस्वीर दिखा देते हैं, दिखाएं एक दफा। इसमें बकायदा 4 किस्म की, जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं ना, वो 4 शीशियां जो थी, 4 किस्म की यूरेनियम और इसमें होते थे जो फुली रेडियो एक्टिव थी, जिंदा एक्टिव आइसोटोप्स। और इसके साथ एक कॉमिक बुक भी दी गई थी कि जी एटम को इस तरह स्प्लिट करते हैं फलाना टीरा, और इसके साथ एक मैनुअल भी थी कि बच्चों आप भी खोदकर यूरेनियम ढूंढ सकते हैं, और अगर आपने यूरेनियम ढूंढ ली तो आप हमें बताएं, आपको $10,000 मिलेंगे। 1950 में 10,000 अमेरिका में हो रहा था, ये अमेरिका में हो रहा था। अच्छा चलो, ये तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि नहीं पता था, ठीक है। एक और मैं आपको एक चीज बताता हूं, द फर्नाल्ड स्कूल एक्सपेरिमेंट्स। हाँ 1946, 1953 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT ने ये एक्सपेरिमेंट्स कराई। एक्सपेरिमेंट्स क्या थी, फर्नाल्ड जो स्कूल था ना, वो जो ज़हनी तौर पर मुतासिर होते हैं, ज़हनी तौर पर कमजोर होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन का था, सब गरीब फैमिलीज की थी। इनको कहा गया कि यार आपको एक हम साइंस क्लब में मेंबरशिप देते हैं, आपको अच्छा नाश्ता भी मिलेगा, आपको अब बेसबॉल गेम्स पे ले जाएंगे, सैर होगी, एक्सकर्जन्स होंगी, लेकिन एक थोड़ी सी शर्त है कि कोई साइंस क्लब है तो एक हम इंजेक्शन भी आपको देंगे, और वो इंजेक्शन था रेडियो एक्टिव, ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन क्योंकि आखिरकार ये भी तो पता करना था ना कि रेडियो एक्टिव के असरात क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, ताकि जब हम इस्तेमाल करें तो हमें पता तो होना चाहिए। और फिर आप एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे, उन लोगों पे जिसकी माशरे में कोई अहमियत नहीं है ना, जो गरीब हैं, जो मुतासिर बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए। इस तरह के एक और एग्जांपल भी है, अगेन 1960 to 1971, पेंटागन शरीफ ने भी कहा कि यार हम फौजियों को भेजते हैं, और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर वॉर का सिनेरियो था, तो फौजियों पर क्या होगा। तो इसने कहा कि यार चलो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी। किया क्या कि 88 एंशिएंट कैंसर पेशेंट्स, कुछ 9 साल के थे, कुछ ओल्डेस्ट वाज 84 years old, उनको इंटेंस डोजेस 1000 टाइम्स द रेकमेंडेड डोज दिए गए रेडिएशन के, कि यार अब तो कैंसर पेशेंट है ना यार, तो वैसे ही नहीं बचना, तो चले इनको हम स्टडी ही कर लेते हैं। तो ये थे एटलीस्ट, ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं सर, हजारों हैं। मुझे ये बताइए कि जब ये एग्जांपल सामने आया, ये मिसालें, ये खौफनाक मिसालें, जी, अदालत में कोई गया, कोई मुआवजा मिला, कोई इजाला हुआ? 1995 में MIT को फाइन किया गया $2 million, इस पे $1.84 million, मैं थोड़ा राउंड अप कर रहा हूं, इस पर फाइन की। क्विकर ओट्स बाय द वे बड़ी फेमस सीरियल कंपनी है, वो भी
इस मुतासिरीन में तकसीम हुए। अब मुतासिरीन में तकसीम हुए, जो मुतासिरीन मिले और जो उस वक्त तक जिंदा थे यूजुअली सब मर ही गए थे। जो सिंसिनाटी वाली एक्सपेरिमेंट है कैंसर पेशेंट्स पर, वो तो सब गए गुजरे, कोई बचे ही नहीं, लवाकिनी नहीं बचे, तो लिहाजा कोई केस का सवाल ही नहीं। और देखें ये तो सिर्फ अमेरिका की बात है। अमेरिका की एक अच्छी बात है कि चीजें बाहर आ जाती। सर चीन में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, आपको कभी शायद ना पता चले, कभी भी ना पता चले, कभी नहीं पता लगेगा। और ये मोहम्मद रियाज पाशा जैसे लोग कहाँ आते हैं सर? वहां पे तो वो गुलाग में होंगे ना। ये भी तो आप सोच लें, वहां पे तो आप गुलाग में होंगे। बहरहाल केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसकी हियरिंग्स को फॉलो करना पब्लिक चाहिए, इंटरेस्ट है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से भी यह है कि इसी तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करने चाहिए। ये पब्लिक इश्यूज है, पब्लिक हेल्थ इश्यूज है, बहुत अहम है। और बस उम्मीद ये है कि जल्द अज जल्द इसकी हियरिंग हो, एविडेंस प्रेजेंट किया जाए, एविडेंस एग्जामिन किया जाए और मामले की तह तक पहुंचा जाए जल्द अज जल्द। हाँ, और इसको प्लीज यार एक और कवर अप, ताकि एक और इंजेक्शन कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, वो जल्दी से बच जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें समाअत करने का। कल मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज।